अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज हम फिज़िक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन स्टडी करने जा रहे हैं। उस लेसन का टाइटल लिखने से पहले मैं कुछ एवरीडे लाइफ से उसके बारे में एग्जांपल्स देना चाहूँगा जो कि आपने ऑब्जर्व किया होगा। फॉर एग्जांपल, क्या कभी आपने ये नोट किया है कि नॉर्मली एयरपोर्ट पर जाते हुए या एवरीडे लाइफ में अगर किसी शख्स का ये लगेज है, सामान है, फर्ज कीजिए वो शख्स इस सामान को ऐसे खींच रहा है और खींचने के लिए वो एक डायगनली फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। ऐसे वो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये जो लगेज है, ये सामान है, ये ड्रैग हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसकी क्या वजह है? फोर्स तो हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई की है और ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसके साथ एंगल बना के। और हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है न्यूटन के लॉ में कि कोई भी चीज उतनी देर तक मूव नहीं करती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायगनली फोर्स एक्ट कर रही है, डेफिनेटली इस फोर्स का कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा है जो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में, जिसको आप अलोंग एक्स एक्सिस भी कह रहे हो, कह सकते हो, इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। तो वो फोर्स का वो हिस्सा जो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, उसको मैं एफ एक्स कह दूंगा कि ये वो फोर्स है जो एक्स एक्सिस पर लग रही है और डेफिनेटली ये इसी का एक हिस्सा होगा। और आपने कभी ये भी देखा हो, बाज दफा स्टूडेंट्स के पास, बच्चों के पास छोटी गाड़ियां होती है, टॉयज होती हैं, धागा बांध के उसको ऐसे खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे ड्रैग कर रहे होते हैं और खींचते खींचते बाज दफा सीधे आते होते वो थोड़ी सी ऐसे ऊपर भी हो जाती है। उसकी क्या वजह है कि बच्चों को आइडिया नहीं होता, वो ये जो डायगनली फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जब तक इस डायगनली फोर्स का एक्स कंपोनेंट डोमिनेट करता है, वो टॉय, वो कार आगे की तरफ मूव करती है। जैसे ये लगेज, ये सामान आगे की तरफ मूव कर रहा है, और जैसे ही अनकॉन्शियसली इसका वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट भी है, अगर उसकी वैल्यू एक्स कंपोनेंट से ज्यादा हो जाए तो वो जो टॉय कार है वो आगे मूव करने की बजाय थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाती है। बच्चा फिर उसको ढीला छोड़ता है और फिर उसको खींचता है, फिर वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, जो कि अपेरेंटली डायगनली लग रही है, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू है जो एक्स एक्सिस के अलोंग भी लग रही है और कुछ वैल्यू है जो वाई एक्सिस के अलोंग भी लग रही है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर की ये जो वैल्यूज हैं, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस भी है, अलोंग वाई एक्सिस भी है, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। और आज यही लेसन है जो हमने समझने की कोशिश करनी है। लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से बात को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, फर्ज कीजिए किसी जगह पे, किसी एरिया पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये सीढ़ियां हैं, अपस्टेयर्स हैं। ओके, एक शख्स है वो यहां पे खड़ा है, फर्ज कीजिए इसको मैं पॉइंट ओ कहता हूं, और वो यहां से मूव करके सीढ़ियों से होते हुए पॉइंट ए पर आ गया। ओ पे खड़ा है, ओ से मूव करके ए पर आ गया, और जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने डी कह दिया। अब वो ओ से मूव करके ए तक आ गया है और उसका जो डिस्टेंस है उसको डी कह देंगे, लेकिन टेक्निकली फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स पूछे कि क्या ये ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे की तरफ मूव किया है, तो हम कहेंगे नहीं, आगे की तरफ भी मूव किया, आगे के साथ साथ ऊपर की तरफ भी मूव किया। या अगर कोई कहे कि क्या ये ऑब्जेक्ट, ये शख्स सिर्फ ऊपर की तरफ मूव किया है, तो हम कहेंगे नहीं, ये ऊपर की तरफ मूव नहीं किया, ये आगे की तरफ भी मूव किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस डिस्प्लेसमेंट का कुछ हिस्सा है जो उसने अलोंग एक्स एक्सिस भी कवर किया है, और इसका कुछ हिस्सा है जो उसने वाई एक्सिस भी कवर किया है। तो बस इस डिस्प्लेसमेंट का वो हिस्सा जो अलोंग एक्स एक्सिस कवर किया है और वो हिस्सा जो अलोंग वाई एक्सिस कवर किया है, स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। और आज हमने इसी पोर्शन को समझने की कोशिश करनी है। लीजिए आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की मैंने आपको एवरीडे लाइफ से एग्जांपल्स दे। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए
ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक वेक्टर लिया, उस वेक्टर को हम ए कह देंगे, और इस वेक्टर ए ने एंगल बनाया थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाई एक्सिस। अब मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर ए को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूंगा, इसको पॉइंट ओ कहूंगा, और ये जो पॉइंट है, जो वेक्टर ए का हेड भी कह सकते हैं, टिप भी कह सकते हैं, इसको पॉइंट ए कह दिया, और यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो एक्स एक्सिस पर आके किसी भी पॉइंट पर टच करेगी, उसको मैंने पॉइंट बी कह दिया। ओ से बी तक, ये ओ से बी तक मैं कहूंगा कि ये वेक्टर ए की वैल्यू है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये आ गया ए एक्स। जैसे ये वेक्टर एफ की वैल्यू थी अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको मैंने एफ एक्स कह दिया। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट की कुछ वैल्यू थी अलोंग एक्स एक्सिस, उसको मैंने डी एक्स कह दिया। इसी तरह वेक्टर ए की कुछ वैल्यू है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको मैंने ए एक्स कह दिया। ए से मुराद वेक्टर ए है, बी होगा तो बी आ जाएगा, सी होगा तो सी आ जाएगा, एफ होगा तो एफ आ जाएगा, जी होगा तो जी आ जाएगा। और एक्स सबस्क्रिप्ट में, एक्स इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस है, ओ से बी तक। और इसी तरह ये ओ बी से ए तक, ये वैल्यू है वेक्टर ए की अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको मैंने ए वाई कह दिया। यहां से एक छोटा सा लेसन ये भी मिल रहा है कि ए एक्स वैल्यू बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर हमने बना दी, तो वो ए एक्स है। बी ए वैल्यू बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो फिर भी वो ए वाई है। आप चाहो तो वाई एक्सिस पे भी बना सकते। लीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास, मैं इसको कहूंगा ए एक्स वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या एक्स कंपोनेंट है, और ए वाई वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है या वर्टिकल कंपोनेंट। अब इस डायग्राम पर गौर कीजिए। इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और हमें यह भी बताया कि जो एंगल होता है, एंगल के ऑपोजिट साइड, ये एंगल है, एंगल के ये ऑपोजिट साइड है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और वो साइड जो एंगल के एडजस्टेंट साइड हो, जिस पर एंगल बना हो, इसको हम बेस बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये जो रिमेनिंग साइड है, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, जिसमें एंगल थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। याद रखिएगा, बनने वाला एंगल जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे काम आएगी। अब अगर मैं इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करूं, तो मुझे पता है कि साइन ऑफ थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की। तो यहां से अगर मैंने साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, परपेंडिकुलर ए वाई, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये ए आ गया। सो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, ये बेस है जी, ए एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज ए आ गया। लीजिए दूसरा फार्मूला आ गया, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। याद रखिएगा, एक्स के साथ कॉस आएगा, वाई के साथ साइन आएगा। यहां पर दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूं। स्टूडेंट, ये ए वाई है, ए वाई से क्या मुराद है, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट। ये ए क्या है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, याद रखिएगा। This is a magnitude of vector A. What is theta? Very important. Angle of vector A
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और जब मैं एक्स कह रहा हूं इट मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं इधर आ जाऊं, व्हाट इज ए एक्स? ए एक्स इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट। व्हाट इज ए? अगेन ए वही है जो मैंने इधर मेंशन किया है। व्हाट इज थीटा? थीटा भी वही है जो मैंने इधर मेंशन किया। एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट्स गड़बड़ कहां पर करते हैं, मिस्टेक कहां पर करते हैं, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। उतनी देर में जरा आप इसको नोट कीजिए। लीजिए, जरा गौर कीजिएगा गड़बड़ होती कहां पर है। फर्ज करें वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहता है लेट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन is acting on our body, making angle 30 degree with respect to x-axis and 60 degree with respect to y-axis. Then it's, आगे डिफरेंट वर्डिंग हो सकती हैं। लेट्स से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। अब यहां पर उसने क्या किया, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए, गौर कीजिए, दो एंगल दे दिए। 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है और 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। अब बच्चे कंफ्यूज कहां पर होते हैं, गलती कहां पर करते हैं। लेट्स से एफ एक्स कैलकुलेट करना है तो करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है, सर ने बताया था ऐसे ही है। अब एफ की वैल्यू कितनी है? 20। बिल्कुल ठीक है, 20 है। थीटा कितने जी? थीटा है 30 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, 20 कॉस 30 होता है 0.866। जो भी आंसर आएगा इधर लिख लेंगे बच्चे। अब जब वो वर्टिकल कंपोनेंट पर जाएंगे ना, तो नॉर्मली ये ऑब्जर्वेशन है, बच्चे वर्टिकल कंपोनेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन 30 साइन थीटा। एफ वाई, एफ की वैल्यू कितनी है? 20 है। बिल्कुल ठीक है, साइन। अब एंगल क्या आएगा? अच्छा, एंगल सोच रहे हैं एंगल क्या आएगा यार, इधर तो एंगल दो दिए हैं, एक तो 30 डिग्री एंगल दिया है और एक 60 डिग्री एंगल दिया है, और ये जो 60 डिग्री एंगल दिया है ये वाई एक्सिस के साथ दिया है। हाँ, और हमने कंपोनेंट कौन सा निकालना है? वाई कंपोनेंट निकालना है, तो ये तो फिर वाई एक्सिस वाला एंगल आना चाहिए ना। कितना एंगल आना चाहिए? 60 डिग्री। स्टूडेंट दिस इज रॉन्ग, 60 डिग्री नहीं आएगा। याद रखिए, चाहे आप y कंपोनेंट निकाल रहे हैं या x कंपोनेंट निकाल रहे हैं, एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ही होगा, एंगल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस नहीं होगा। आपको डायग्राम को याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि ये याद रखिएगा, एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो जब आप y कंपोनेंट भी निकालेंगे तो आप y कंपोनेंट निकालते हुए भी क्या लिखेंगे? एफ वाई इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितनी है? 20 है। साइन थीटा कितने जी? थीटा 30 डिग्री आएगा, 60 नहीं आएगा, तो एफ वाई 20 साइन 30 1/2 होता है, तो इट वुड बी 10 न्यूटन। याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप y कंपोनेंट निकाल रहे हैं या x कंपोनेंट निकाल रहे हैं, इन दोनों में ये जो एंगल है, ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है, ये एंगल y एक्सिस के साथ नहीं है। y एक्सिस वाला भी केस देख लेते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में ये आपको नजर आ रहे हैं, ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है। अब मैं ये दोनों फार्मूले यूज करूंगा, इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, फोकस कीजिएगा प्लीज। एज ax is equal to a cos theta and ay is equal to a sin theta। मैंने इधर a कहा, b c d whatever कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने जनरली a ले लिया, b कह लें, c कह लें, d कह लें, whatever कुछ भी कह लें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ax is equal to a cos theta, ay is equal to a sin theta। बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक और एमसीक्यूज मैं बना देता हूं। एट
30 डिग्री which component is dominant? थर्टी डिग्री पर बताओ कौन सा कंपोनेंट डोमिनेट करेगा। अब जब उसने एंगल स्पेसिफाई नहीं किया तो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 30 डिग्री, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन 30 डिग्री। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए की अगर वो वैल्यू दे दे वेल एंड गुड, नहीं दे रहा ए को एज इट इज लिख लीजिए। कॉस 30 होता है स्टूडेंट अंडर रूट 3/2, देख लीजिएगा। ए एक्स इज इक्वल टू ए, ये होगा 0.866 और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन 30 होता है 1/2 और 1/2 होता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय। इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री पर एक्स कंपोनेंट डोमिनेट करेगा वाई कंपोनेंट। तो बेटा ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। लेट्स से ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी है ए वाई इज ग्रेटर देन ए एक्स, ऑप्शन सी है कि दोनों ही आपस में इक्वल है और ऑप्शन डी है नन। तो राइट ऑप्शन है ए एक्स इज ग्रेटर देन ए वाई। इसी तरह वो कह सकता है एट 60 डिग्री which component will dominate? कौन सा कंपोनेंट डोमिनेट करेगा? तो आप देखिएगा कि y कंपोनेंट की वैल्यू x कंपोनेंट से ज्यादा होगी, या अब आपने खुद कैलकुलेट करना है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो भी इधर मेंशन कर दूं। चले मैं इधर ऊपर कर देता हूं। एट व्हाट एंगल both components of a vector are equal? किस एंगल पर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि वो एंगल फाइंड करो जिस एंगल पर ए एक्स और ए वाई दोनों इक्वल हो जाए। ए एक्स किसके इक्वल है? हमने लिखा था इधर, ए एक्स इक्वल है ए कॉस थीटा के, और ए वाई किसके इक्वल है? ए साइन थीटा के। वैल्यूज लगा दी, ये ए से कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बच्चों नेक्स्ट क्या होगा? ये कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यू हैव 1 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, इट मींस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बेटा ये कैलकुलेटर से देख लीजिएगा 45 डिग्री आएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है कि किस एंगल पर किसी भी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो 45 डिग्री वो एंगल है जिस एंगल पर दोनों जो बनने वाले कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, याद रखिए। अब थोड़ा सा आगे चलिए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिसाल के तौर पर अगर आपको वो एंगल देता ही वाई एक्सिस पर है तो फिर क्या होगा? क्या वाई एक्सिस पर भी यही इक्वेशंस अप्लाई होंगी या इक्वेशंस में कुछ चेंज आएगा? अभी हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा प्लीज। स्टूडेंट्स फर्ज करो मैं सारी डायग्राम यही एज इट इज बनाता हूं विद माइनर चेंज। जरा देखिए मैं क्या करता हूं, बिल्कुल एज इट इज डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज योर एक्स एक्सिस, सॉरी इधर मैं एक वेक्टर ड्रा करूंगा। दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर वेक्टर ए। अब मैं क्या करता हूं, एक माइनर सा चेंज करने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। यहां पर मैंने एंगल लिया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब मैं यहां पर क्या करने लगा हूं,
मैं एंगल लूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंगल मैंने वाई एक्सिस के साथ लिया, अब मैंने एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं लिया। मैं क्या करता हूं, मैं इधर से इसको पॉइंट ओ कहा था, लेट से ये पॉइंट ए है, ये मैंने एक प्रोजेक्शन ड्रा कर, इस पॉइंट पर आके टच करेगा, लेट से ये पॉइंट बी हो। तो अब मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। मैंने पहले भी बताया था कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। जिस पर थीटा बना ये आपके पास बेस है, सो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। बच्चों एक बड़ी अहम बात जरा गौर कीजिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने लगा। थीटा के सामने वाला ये, इसका मतलब है इस ट्राइंगल में बी ए आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। और ये लाइन जो है ये किस एक्सिस के अलोंग है, गौर कीजिए, ये लाइन ऐसे सीधी जा रही है, तो इसका मतलब है ये लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऐसे स्ट्रेट। तो इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज योर ए एक्स। क्यों ए एक्स? क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस। और ये जो ओ से बी जो कि अब बेस है, ये ओ से बी तक लाइन किस एक्सिस के अलोंग है? ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको मैं कह दूंगा दिस इज बी वाई, सॉरी दिस इज ए वाई। ये ए एक्स है और ये ए वाई, ठीक है, ये बेस है। अब मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां पर साइन थीटा जी परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर नाउ ए एक्स, हाइपोटेन्यूज ए, तो इट मींस ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर मैं cos थीटा कैलकुलेट करना चाहूं, cos थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा बेस किधर है? ये बेस है जी। अब दिस इज बेस, क्योंकि एंगल इस पे बना है, एंगल के साथ वाली मैंने बोला था, ये एंगल एंगल के साथ वाली, जैसे ये एंगल था और ये एंगल के साथ वाली थी, इस तरह ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये बेस है अब आपका। तो बेस वुड बी ए वाई, हाइपोटेन्यूज ए है, तो इसका मतलब है ए वाई इज इक्वल टू ए cos थीटा। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट दिस, कि जैसे ही आपने एंगल चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इक्वेशंस ही चेंज हो गई। यहां पर y के साथ साइन था, यहां पर y के साथ cos है, यहां पर x के साथ cos था, यहां पर x के साथ साइन। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशंस हैं, इसका मतलब है ये इक्वेशंस अप्लाई ही उस वक्त होंगी व्हेन यू आर टेकिंग एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर एंगल वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वाई एक्सिस के साथ एंगल ले रहा है, तो फिर आपको ये इक्वेशंस अप्लाई करना पड़ेगा। आप वो इक्वेशंस अप्लाई करके रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। नॉर्मली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो एंगल दे देता है वाई एक्सिस के साथ, इक्वेशंस ये अप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट नहीं आता। अच्छा सर फिर हम क्या करें? दो तरीके, अगर वो एंगल आपको वाई एक्सिस के साथ दे रहा है, या तो फिर आपको ये इक्वेशंस आनी चाहिए, आप ये इक्वेशंस अप्लाई करके आंसर निकालो। सपोज किसी को ये इक्वेशंस नहीं आती, तो फिर थोड़ा सा शार्प माइंड यूज कीजिए, आपको शार्प होना पड़ेगा। कैसे? लेट से एग्जांपल के तौर पर वो कहते हैं जी एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इज 30 डिग्री। अब मुझे ये तो पता है ना एक्स और वाई के दरमियान टोटल एंगल कितना होता है? टोटल होता है 90 डिग्री। अब अगर वो y के साथ एंगल दे रहा है 30, तो मुझे x के साथ चाहिए वो इक्वेशंस अप्लाई करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? टोटल में से y एक्सिस वाला एंगल माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 60। इसका मतलब y के साथ अगर 30 डिग्री है, तो x एक्सिस के साथ एंगल मैं निकाल लूंगा कितने डिग्री है? 60 डिग्री। मैं 60 डिग्री की ये वैल्यूज यूज करूंगा, मैं आंसर निकाल लूंगा। तो लेसन समझ के आया कि अगर वो एंगल दे रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और आपने यही इक्वेशंस अप्लाई कर दी हैं, तो पहले आपको एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना पड़ेगा। सर एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे? बेटा 90 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा, तो जो आएगा वो अप्लाई कीजिए। इसी तरह इसके रेलेवेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं कि व्हेन यू आर टेकिंग एंगल विद रिस्पेक्ट टू, मैं इधर ऊपर एमसीक्यूज बना देता हूं। व्हेन एंगल थीटा of a vector is with respect to y axis,
देन इट्स, बेतहाशा एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेट्स से देन इट्स एक्स कंपोनेंट, लेट्स से वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट पूछ रहे हैं, तो अब ऑप्शन में क्या देगा, कॉस थीटा, साइन थीटा, सी टेंजेंट थीटा, डी आर। तो अब एंगल लिया है उसने वाई एक्सिस के साथ, तो जब एंगल वाई एक्सिस के साथ होगा तो एक्स कंपोनेंट के साथ की कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, साइन थीटा, तो आप कहेंगे साइन थीटा। और इसी तरह मैं इसको स्लैश करके कह दूं, देन इट्स वाई कंपोनेंट, तो फिर ऑप्शन ए कॉस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, आर। तो लीजिए अब राइट ऑप्शन क्या है, कॉस थीटा। तो इस तरीके के बेटा एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर होने चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगली डिस्कशन, लीजिए हम लोगों ने अभी तक दो इक्वेशंस पढ़ ली कि ए एक्स के साथ आएगा ए कॉस थीटा और ए वाई के साथ आएगा ए साइन थीटा, और ये आपकी बुक में ऐसा ही है। और हमें पता चल गया कि ये इक्वेशंस अप्लाई उस वक्त होंगी व्हेन यू आर टेकिंग एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चाहे आप एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं फिर भी एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आएगा, चाहे आप वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं फिर भी एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही आएगा। वाई एक्सिस के साथ अगर एंगल लेकर आओगे तो आपको इक्वेशंस को चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दोबारा मैं ये डायग्राम बनाने लगा हूं, इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। सिंपल सी डायग्राम है, ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। सपोज दिस इज योर वेक्टर ए मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। This is origin, this is tip A, this is point B, which is intersecting x-axis at a point B. And O to B तक का डिस्टेंस है AX और B से A तक का डिस्टेंस है AY। अब एक और भी चीज हमने देख ली, मजीद आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा गौर कीजिए, मेरे पास ये ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल, और मैंने पहले भी बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स अगर मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं बाय गोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर ए का स्क्वायर आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब अगर मैंने स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लूंगा, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ए वुड बी इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। लीजिए ये हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये कैंसिल होगा, ये तब कैंसिल होता अगर होल स्क्वायर होता, तो प्लीज इसको कहीं कैंसिल ना कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास ए आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अगर किसी भी वेक्टर के मुझे वो कंपोनेंट्स दे दे, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स दे दे और कंपोनेंट्स को फाइंड करके हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेंगे और उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो मेरे पास एक्स कंपोनेंट का जो है, मेरे पास वेक्टर जो ए है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये आपकी बुक में फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा मैं जर्नलाइज करना चाह रहा हूं। जर्नलाइज कैसे, देखिए ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, ये एक्स है ये वाई है। बच्चों इसकी जगह हेड टू टेल रूल अप्लाई करके मैं इसको वेक्टर ए भी तो कह सकता था।
इसको वेक्टर बी भी तो कह सकता था, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर था। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों को हेड टू टेल रूल से मैंने ऐड किया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो इस पर भी तो मैं ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि एंगल ये थीटा बना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर सेम फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो आई विल गेट आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। याद रखिएगा, बाज दफा वो क्या करता है, क्योंकि आपने ये फार्मूला कंपोनेंट्स की शक्ल में पढ़ा है, तो बाज दफा वो आपको कंपोनेंट्स की शक्ल में क्वेश्चन नहीं पूछता, आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए वो आपको क्या देता है। फर्ज करें, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन बता देता हूं, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग along x-axis while 5 Newton acting perpendicularly. Then its resultant force क्या होगा। अब देखिए उसने क्या किया, एक फोर्स उसने एक्स एक्सिस के अलोंग लगा दी, लेट्स से ये फोर्स जो कि अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है कितनी है, 10 न्यूटन, और दूसरी परपेंडिकुलरली है, ऐसे परपेंडिकुलरली लग रही है, कितनी है, 5 न्यूटन। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो आपने क्या किया, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन को हेड टू टेल रूल से ऐड कर लिया, ये रिजल्टेंट निकालेंगे। तो क्या करोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेके आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते। बेटा ये वाला फार्मूला, रिजल्टेंट ए यहां पर क्या है, पहली फोर्स है F1, बी क्या है, दूसरी फोर्स है F2, इसका स्क्वायर और फिर ये स्क्वायर रूट लेंगे, ये आपके पास फार्मूला आ जाए, ठीक है। इसको आप एफ कह लो। तो बेटा ये फार्मूला भी याद रखना है, स्पेसिफिक फार्मूला कंपोनेंट्स वाला भी होना चाहिए और जनरल फार्मूला कि अगर कंपोनेंट्स ना हो, दो वेक्टर हो और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जब आप ऐड करो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, तो उस सूरत हाल में हम रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए, एमसीक्यूज आ सकती है। इसी फार्मूले की एक जनरल फॉर्म है, दैट इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उससे बड़े एमसीक्यूज बनते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी यहां पर कहा कि ये दोनों वेक्टर ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फिर रिजल्टेंट कैसे निकालना है, इस फार्मूले से निकालना है। ये फार्मूला आ गया। बच्चों ये भी तो पॉसिबल है कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो। जब परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर क्या करना है, वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक फोर्स ऐसे लगी, दूसरी फोर्स ऐसे लगी, ठीक है, ये 10 न्यूटन है, लेट से ये 5 न्यूटन, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ लेट से 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब रिजल्टेंट निकालना है। अब कैसे निकाल लो, ये एमसीक्यूज बेटा आने चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमने अप्लाई करना होता। अगर एंगल 90 डिग्री ना हो तो फिर रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला नोट कर लीजिएगा, बुक्स पे नोट कीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत सी जगहों पे ये काम आएगा। रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है जब एंगल 90 डिग्री ना हो। जनरल फार्मूला लिखवा रहा हूं, क्या कहोगे, एक्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जैसे ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस आगे 2a इंटू बी कॉस थीटा। स्क्वायर रूट बेटा सारे के ऊपर है, स्क्वायर रूट एंड तक जा रहा है, याद रखिए ये फार्मूला बड़ा अहम है। कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखोगे तो कंपोनेंट्स की शक्ल में लिख सकते हो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स टू ए वाई कॉस ऑफ थीटा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा पूरे का स्क्वायर रूट है, कहीं ये ना समझ लेना। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला ना बोलिएगा, बड़ी जगहों पे काम आएगा।
इसी फार्मूले के मैं 2-3 केस आपको समझाता हूं, फिर आज का लेसन हमारा। फर्ज कीजिए वो कहता है कि दो वेक्टर हैं, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी के, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और आपने रिजल्टेंट फाइंड करना। लेट्स से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, आपने ये रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो क्या करोगे, आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो आर वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 क्या होता है? 0। तो आर वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म 0 होगी। देखो हम दोबारा इसी फार्मूले पे वापस आ गए, ये फार्मूला। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जस्ट क्या करोगे, उसके वेक्टर ए का स्क्वायर ले लोगे, फिर वेक्टर बी का स्क्वायर लोगे, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आपके पास वो आ जाएगा। तो ये फार्मूले पे हम वापस आ रहे हैं। बेटा अगर मेरे पास हो, लेट्स से फर्ज कीजिए वो कहता है इफ वेक्टर ए पैरेलल है बी के, देन आर फाइंड कीजिए। इसका मतलब है ए और बी पैरेलल है, तो इनके दरमियान एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा अगर पैरेलल है तो फिर ये फार्मूला क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 1 होता है। मैथमेटिक्स है, देख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों याद है, ये फार्मूला अगर गौर करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब होल स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यू गॉट ए प्लस बी। कितना आसान हो गया। क्या समझ आया? रिजल्ट समझिए, याद रखिए कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो कोई आपको ये रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों को सीधा सीधा ऐड कर लीजिए। लेट से वो कहता है ये 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, ये 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, और दोनों पैरेलल लग रहे हैं। तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? तो आप कहेंगे 10 + 5 इज इक्वल टू 15। सिंपल, सीधा सीधा, कोई फार्मूला लंबा छोड़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब अगर लेट ए एंड बी आर एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये ए इधर आ जाएगा, लेट से बी इधर है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। जब एंगल 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहूंगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। जी परपेंडिकुलर थे तो कॉस 90, पैरेलल थे तो कॉस 0, एंटी पैरेलल है तो 180। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 minus 1, you have r is equal to a square plus b square plus minus plus minus minus 2ab. It means r is equal to a minus b का होल स्क्वायर। हाँ जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। वंस अगेन ये कैंसिल हो गए। वेरी सिंपल। कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो बस जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास सीधा सीधा रिजल्टेंट आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की। अगर पैरेलल है तो उनको सिंपल ऐड कर दो।
अगर एंटी पैरेलल है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, रिजल्टेंट आ जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ये फार्मूला लगेगा। अगर पैरेलल, परपेंडिकुलर या एंटी पैरेलल के अलावा कोई और एंगल बनता है तो फिर हमें ये फार्मूला अप्लाई करके टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रेलेवेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरे नीडी स्टूडेंट्स तक स्प्रेड भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।